सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और इलेक्शन कमीशन ने कराची के हल्के NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती की दरखास्त को मंजूर कर लिया है और अब 6 मई को इस पूरे हल्के में गिनती दोबारा होगी। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्म में कहा है कि तमाम जमातें 6 मई को RO ऑफिस पहुंच जाएं और NA 249 से सीट हारने वाली तहरीक इंसाफ तो पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर रही है। क्या कह रही है जमात, सुनिए। तो अब वोटों की दोबारा गिनती के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी में सख्त बयानात का तबादला भी जाहिर हुआ है। ये सिलसिला रुका नहीं है। सेनेट इंतखाबात से आपस में उलझती नून लीग और पीपल्स पार्टी NA 249 की सीट को लेकर आपस में उलझने अब इनकी मजीद बढ़ती जा रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ दोनों पार्टियों का मौकिफ एक दूसरे के खिलाफ सख्त से सख्त तरीन होता जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि शिकायत के बगैर पूरे हल्के में दोबारा गिनती एक नई रिवायत है। बिलावल साथ ही इलेक्शन कमीशन पर तनकीद भी कर रहे हैं कि 2018 में भी कई नशिस्तों पर जीत का तनासुब 5% होने के बावजूद दोबारा गिनती का मौका नहीं दिया गया। पहले इलेक्शन कमीशन के हुक्म की तामील हो जाए, फिर पीपल्स पार्टी ऐसी तमाम नशिस्तों पर दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन जाने पर गौर करेगी। और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने एक बार फिर NA 249 बाई इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जब तक NA 249 के अवाम का हक उनको वापस नहीं मिल जाता हम जाने नहीं देंगे। धांधली हुई है और ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। मरियम नवाज ने बिलावल की तजवीज पर भी रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि 2018 के इंतखाबी हलकों में दोबारा गिनती की तजवीज पर पीपल्स पार्टी के शुक्रगुजार हैं। 2018 के इंतखाबात में धांधली का सबसे बड़ा निशाना मुस्लिम लीग नून थी। इंतखाबी हलकों की दोबारा गिनती का फायदा सबसे ज्यादा नून लीग को होगा। वफाकी हुकूमत भी मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहती है ताकि इलेक्शन कमीशन में धांधली को रोका जा सके और इसके लिए वो कई कानूनी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की बात भी कर रही है। वफाकी काबीना ने 2 ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी इस सिलसिले में दे दी है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकेगी और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने की सहूलत का बंदोबस्त भी किया जाएगा। लेकिन साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी इस बारे में कुछ मुख्तलिफ राय रखते हैं। उन्हें कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, इस्लाहात की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक निजाम बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हुकूमती सर्कस के खिलाड़ियों का नहीं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मसाइल का हल नहीं, इस मशीन से मजीद मसाइल पैदा होंगे। उन्होंने क्या कहा है जरा ये भी सुन लीजिए। तो इंतखाबी इस्लाहत लाने की हुकूमत कोशिश कर रही है, इसका आगाज़ करना चाहती है, लेकिन अपोजिशन इस वक्त इसमें भी हुकूमत के खिलाफ है और अपोजिशन इस वक्त नहीं चाहती कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का निज़ाम यहाँ पर राइज किया जाए। अब क्यों अपोजिशन नहीं चाहती, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। राना तनवीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफ जई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में चौधरी मंजूर साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे हमें ज्वाइन करेंगे। तो राना साहब, अब ज़ाहिर कल आपकी जो आज दरखास्त थी वो भी मंजूर कर लिया, इलेक्शन कमीशन ने आपके हक में फैसला दिया, अब 6 मई को दोबारा गिनती होगी। चलें ये अब देखते हैं कि वहां पर फैसला क्या आता है, लेकिन इस निज़ाम को दुरुस्त करने की भी तो ज़रूरत है। अब अगर हुकूमत इकदाम उठा रही है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए साफ शफाफ इलेक्शन का निज़ाम लाना चाहती है तो फिर अपोजिशन को एतराज़ क्या है, इस पर क्यों मुखालिफ हैं आप लोग इसके? मैं एक बात आपको बताऊं कि ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात होती है, ये पिछले 5 साल भी इस प्रोसेस को हम लेके आगे बढ़ते रहे हैं और हमने बहुत सारी चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट की जो उस वक्त लॉस थे उनमें डाली गई थी। और जो हमने कमेटी बनाई उसमें सबकी रिप्रेजेंटेशन थी, उसमें PTI के लोग भी थे। मुझे जो याद पड़ता है उसमें मेरा हाल इनके आरिफ अलवी साहब थे और असद उमर साहब थे या शफकत महमूद साहब थे। तो ये लोग वहाँ बैठ के ये सारी चीजें डिस्कस करते रहे जिसपे एक जो ज्यादा बात जो हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए वोटिंग कराई जाए। उस वक्त ये सारा इस पे बाहर से भी इनपुट लिया गया, बाहर के मुल्कों से, कि वहां पे जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था वहां उसके रिजल्ट क्या आए थे, और इधर भी उसका एक्सपेरिमेंट किया जो एक ज़िमनी इलेक्शन में उसको एक एक्सपेरिमेंट किया गया उससे, तो वो नहीं काम कर सका। और बाहर के मुल्कों में जहाँ जहाँ ये है ये सिस्टम, वहाँ पे भी ये शिकायतें हैं कि वो उस तरह की उसकी नहीं
रिजल्ट मिलता जिस तरह की तो की जाती हैं, या कि वो बिल्कुल फूल प्रूफ होगा, उसमें कोई गलती का एहतमाल नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई बात दुरुस्त है। और उस वक्त मुझे जो याद है, आरिफ अलवी साहब ने भी इसको कह दिया कि ये नाकाबिले अमल है। अच्छा, दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने भी अपना इनपुट दिया कि ये फंक्शन जो नहीं कर सकेगी ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले वो उठा के देखे सारी चीजें जो पिछले 5 साल काम हुआ है, ये भी अपना इनपुट देते रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन हम इसलिए कहते हैं उनका इनपुट लेना, ये नहीं। मैंने बात सुनी थी चौधरी फवाद चौधरी साहब की कि अगर इलेक्शन कमीशन ने लॉज बनाने हैं, इलेक्शन लॉज, तो फिर तो नैब अपने लॉज बना ले। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं तो थी जो एक लॉ नोएगर आदमी है, इलेक्शन कमीशन ने लॉज नहीं बनाने, लॉज तो पार्लियामेंट ने बनाना है। लॉ जो है तो उसमें अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने करनी है, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। जिन्होंने प्रैक्टिकल वहाँ काम करना है कि किस तरह हमने अपने इलेक्शन कंडक्ट करने हैं, इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कि। और जब हमने ये प्रोसेस शुरू किया था तो उस वक्त उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन आई थी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने हमें रिटर्न बहुत सारी अपनी रिकमेंडेशन जो उनकी नजर में फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन था। लेकिन राणा साहब, जब ये तजवीज भी फिर काबिल अमल नहीं है अपोजिशन जमातों के लिए, और ये मौजूदा सिस्टम तो पहले ही आप देख रहे हैं फेल हो चुका है। सिर्फ एक हल्के में इलेक्शन होता है, कभी रिजल्ट रात 4 बजे आते हैं, कभी आ ही नहीं पाते, सुबह तक वो सारे ऑफिसर्स गायब हो जाते हैं। तो फिर ये सूरत हाल फिर क्या ऐसे ही चलने दें इसको? अगर वो भी नाकाबिल अमल है उसको भी राइज ना करें? देखिए, मैं पहले मुझे ये बताएं पहले इलेक्शन नहीं होते रहे, बेशुमार इलेक्शन में रिजल्ट बिल्कुल टाइम पे आते रहे, बिल्कुल। लेकिन धांधली के इल्जाम तो लगते रहे, हर जमात ये कहती रही कि हमारे साथ धांधली हुई है, जीतने वाली जमात ने धांधली की। नहीं, मेरी बात सुन ले, ये बात नहीं है। लेकिन रिजल्ट आने में या देर करने में ये पहली दफा हो रहा है कि ये इस तरह का काम हुआ है। जो डस्का में एक रीत पड़ी कि अगवा कर लिए गए। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के पास इतने इख्तियारात हैं। मैं आपको विद ऑल ऑनेस्टी बता रहा हूँ कि इतने इख्तियारात हैं कि वो बिल्कुल अगर चाहें तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन और बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे आगे बनाना कोई फंस जाए। सही, चलें बहुत सारी चीजें करने वाली हैं। चौधरी साहब की राय पर मैं जान लूं कि चौधरी साहब ये डस्का इलेक्शन के बाद ही उस इलेक्शन से ये सूरत हाल खराब होना शुरू हुई, उससे पहले इलेक्शन कमीशन के पास वाकई इतना इख्तियार है और पावर है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की अहलियत रखता है? आप समझते हैं? अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराए तो फिर तो बिल्कुल सारी पावर्स है, सारी ताकत है। मुझे याद है मैं 2012 में मुझे मेरी पार्टी ने भेजा था इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन देखने के लिए, और वहाँ पे मैं इलेक्शन कमीशन में मिला था। कुरैशी साहब थे उस वक्त सीनियर मेंबर, जो कि बाद में 2 साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। सवाल अब ये नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, नहीं है, शायद वो भी आ जाए। सवाल ये है कि जब हमने ये सारा 2012 के अंदर जो रिफॉर्म्स की थी, अलमिया तो इस मुल्क का ये है 2012 में हमने रिफॉर्म्स की, ये नादरा की लिस्ट और बाकी चीजें की, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। 2017 में इन्होंने की तो इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। अब जो ये कर रहे हैं, जितना शोर मचा रहे हैं, ये इनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगी। इसकी क्या गारंटी है? सवाल ये है कि IGI कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन बनाने से रोक सकती है? वो जनरल हमीद गुल ISI के DG थे उस वक्त, उन्होंने बनाई थी। सवाल तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के रोल को कैसे आप कम कर सकते हैं। इसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आलात मौजूद हैं तो मुझे बताएं। RTS सिस्टम बैठ गया था। अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए, एक मुझे इस बात की समझ नहीं आती, राणा साहब ने भी बड़े इलेक्शन लड़े हैं, मैंने भी बड़े लड़े हैं। मुझे एक बात का सवाल का जवाब दे दो। ये 276 पोलिंग स्टेशन थे। शौकत यूसुफजई साहब ने भी बहुत इलेक्शन लड़े हैं, वो भी साथ, उन्होंने भी बहुत लड़े हैं। चलो हम थोड़े से शौकत यूसुफजई साहब से सीनियर हैं। बिल्कुल। मैं 2002 से, राणा साहब उससे भी पहले से लड़ रहे हैं, राणा साहब मुझसे भी सीनियर है, मैं 2002 से लड़ रहा हूँ। शौकत यूसुफजई साहब ने भी लड़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लड़े, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं 276 पोलिंग स्टेशन है, उनके बैग्स वापस जाते हैं। अगर 1 मिनट लगे बैग जमा करवा के रसीद वापस लेकर, रिजल्ट एक बंदे का 30 कैंडिडेटों का बोलकर लिखवाने में अगर 1 मिनट लगे 276 मिनट, अगर 2 मिनट लगे तो 2 से ज़रब दे ले, अगर 3 मिनट लगे तो 14 घंटे चाहिए। और मुझे कोई एक इलेक्शन का रिजल्ट सुबह 4-5 बजे से पहले ऑफिशियल रिजल्ट बता दे, और रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा है 11:30 बजे ARY को इंटरव्यू देते हुए कि तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरे यहाँ पर मौजूद है। सारा दिन कोई किसी पोलिंग स्टेशन पे कब्जा हुआ नहीं।
कोई किसी को वोट डालने से रोका गया नहीं, कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा हुए नहीं, कोई निकाले गए पोलिंग एजेंट नहीं। तो फिर धांधली कहां पे हुई? धांधली होती है मुनज़्ज़म। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है या कोई कमी कोताही है तो वो अब ऑर्डर हो गया, उसमें दूर हो जाएगी। हमने ये फैसला किया कि हम इसके खिलाफ कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि जाज जाखरानी 5,000 वोट से हराया गया, 15,000 वोट रिजेक्टेड है, उसकी भी जरा इलेक्शन कमीशन गिनती करवा दे। ये राजपर साहब हैं, उनकी भी जरा करवा दें, बाकी जगहों पे भी करवा दें। ये तो हमारा हक है। तो चौधरी साहब, ये केसेस लेकर ये पहले आप इलेक्शन कमीशन के पास गालिबन लेकर गए नहीं ना? अगर आप लेकर जाते तो फिर तीन बार सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया हुआ। अच्छा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं गिनती कर रहा। क्या बात कर रहे हैं? इस मुल्क का निजाम है कोई? सही। तो शौकत साहब, अब ये जाहिर है ये नया सिस्टम आप लाना चाह रहे हैं, आपने इसको काबीना से मंजूर भी करवा लिया है, लेकिन इसके जो नकाइस हैं पूरी दुनिया में, इसके कोई 100% रिजल्ट तो नहीं सामने आते। फिर अपोजिशन जमातों को आपने एक बार फिर एतमाद में नहीं लिया है, तो ये एक अच्छी डगर पर चल रही है हुकूमत, एक अच्छी रिवायत कायम कर रही है कि अपोजिशन को मुस्तकिल नजरअंदाज कर रहे हैं और फैसले करते जा रहे हैं, ऑर्डिनेंसेस लाते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका दूसरा हिस्सा तो मैं नहीं सुन सका, इसमें काफ़ी वो आ रही है, आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है। लेकिन ये जो पहले आपने कहा ना कि ये अपोजिशन को नजरअंदाज क्यों कर दिया आपने, ऑर्डिनेंस काबीना से मंजूर करवा लिया। देखिए, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए ना किसी को नज़रअंदाज किया गया है। ये इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात तो मेरे ख्याल से इमरान खान शुरू से कर रहे हैं कि ये वो सिस्टम है इस वक्त मुल्क के अंदर राइज है जिस पे किसी को एतमाद नहीं है। हाँ, इस सिस्टम से जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वो उठा लेते हैं, जब उनको फ़ायदा नहीं मिलता है वो फिर उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो ये ज़रूरत तो देखिए 2013 से वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान हैं, उस वक्त तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, उस वक्त से वो लगे हुए हैं कि जी इलेक्ट्रल रिफॉर्म की जाए। कमेटियाँ बन गई इन्होंने, उसके बाद क्या हुआ? ये कहते हैं हमने कर दी थी, कहाँ है वो रिफॉर्म्स? उससे क्या फ़र्क पड़ा है? असल चीज़ देखें, हम ये नहीं कह रहे कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन करें जो करें, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? और जब हम समझते हैं कि जो मौजूदा सिस्टम है इसमें फेयर फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते, और ख़ुद ही कहते हैं कि जी आरओ गायब हो जाता है, इलेक्शन रिज़ल्ट लेट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के अलावा क्या ऑप्शन है दुनिया में? क्यों दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है? तो मेरे ख्याल से देखें, हमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स पे जाना है। जो उस वक्त कमेटी बनी है, ये अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बड़ी जमातें हैं दोनों, इनको इनवाइट किया गया, ये नहीं आ रहे, ये राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, इनको आना चाहिए, बैठना चाहिए कमेटी में, तो क्यों नहीं बैठते? आप आके वहाँ बात करें। शौकत साहब, इनको इनवाइट करने से पहले आप इनके पॉइंट्स भी सुने ना, जैसा भी चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के रोल को भी तो महदूद करने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है मौजूदा। इनके इस नुक्ते को भी उसमें शामिल कर लें, डिस्कशन का हिस्सा बनाएं और फिर इनको इनवाइट करें, तो ये अपनी तजावीज़ के साथ आएंगे ना। देखिए, इनका जो ज़्यादा फोकस है ना वो इनका अपने केसेस के ऊपर है। इनका कभी भी इलेक्शन रिफॉर्म्स या मुल्क के अंदर कोई भी इदारों को बेहतर लाने में इनकी कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आई है। आप देखें थ्रू आउट उसको देखें, इनका सारा जो इस वक्त इशूज़ है वो अपने केसेस के ऊपर लगा है। बस ये जी इमरान खान ज़्यादती कर रहा है, इमरान खान ये कर रहा है, जो फोबिया इनको हुआ है ना उससे निकल कर बात करनी चाहिए। जिन पे केसेस है वो केसेस निपटे, वो नैब जाने वो जाने, ना उसमें हुकूमत मुदाखलत कर रही है ना उसमें हमें मुदाखलत करने की ज़रूरत है। तो जो अदालतें हैं, ये आपकी क्या अदालतों पे एतमाद नहीं है? वहाँ जब आपको रिलीफ मिल जाता है, जब आपको ज़मानतें मिल जाती हैं, उस वक्त तो बड़ा शोर होता है कि जी चूँकि अदालतें आज़ाद हैं हमें मिल, तो अच्छी बात है ना। तो यही तो हम चाहते हैं कि हमारे इदारे आज़ाद हों, हमारे इदारे बेहतर हों। देखिए, इस वक्त ये बुरान जरूर है कि लोगों का एतमाद नहीं रहा है। तो शौकत साहब, आप भी ये चाहते हैं और अपोजिशन भी ये चाहती है, फिर इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा कि इदारे आज़ाद हों, खुद मुख्तार हों? मैं जरा आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। राना साहब, ये वाकई आप अपोजिशन जमातों को क्या इमरान खान यानी पीएम फोबिया है? आप लोग जाते हैं और केसेस की बात करते हैं, फिर मामला आगे नहीं बढ़ पाते? चूंकि ये अपनी कोशिश करते हैं कि उससे फायदा उठाएं। राना साहब से फायदा नहीं उठ सकता तो फिर ये शोर मचाते हैं, जब हार जाते हैं कहते हैं। जी जी जी, शौकत साहब खामोश हो गए। जी राना साहब, ये पीएम फोबिया से कब बाहर निकलेंगे आप लोग? अपनी तजावीज लेकर जाएं, कोई हेल्दी डिस्कशन कोई नहीं है। हमें तो इनकी परफॉर्मेंस है, हमें इनकी जो गवर्नेंस है उससे है, हमें इनकी जो इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया उनकी कंसर्न उससे है, हमें
तो जो पार्लियामेंट को इन्होंने अंडरमाइन किया है, पार्लियामेंट का मजाक बनाया हुआ उससे है। बाकी रही बात, हम बैठना नहीं चाहते। देखें शौकत साहब उधर केपी के में है, इनको पता नहीं हम कितनी दफा बैठे हैं और वहां से हम मजाक के तौर पे निकले हैं। ये कमेटियां इन्होंने बनाई हैं इनके प्राइम मिनिस्टर ने, जिसमें इनके सीनियर मिनिस्टर थे, 4-5 सीनियर तरीन जो हैं, और बड़े लैग पैक जिनको ये कहते हैं, असद उमर साहब थे, परवेज खड़ग साहब, ये कुरैब और शफकत महमूद साहब। तो वहां से जिस तरह हम आते रहे और बाद में एनआरओ की बात करते थे, मैं आपको बताऊं ऐसी कभी बात ही नहीं हुई। वो लंबी कहानियां, ये इनका क्या सिलसिला है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, एक फोरम है पार्लियामेंट का, अगर ये कोई इन्होंने हमने भी रिकमेंडेशन तैयार की हुई है, हमने बड़ी उस पर वर्किंग की है, पीपल्स पार्टी ने भी की हुई है, उनके भी बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा इस पे काम किया है, फारूक नाइक साहब हैं और लोग हैं इनके बड़े जबरदस्त, मुझे पता भी है। और हमने भी बैठ के एक एक चेक पे काम किया है, कोई 6 महीने की बात है। तो ये ले आए उधर और टेबल करें, और वो स्टैंडिंग कमेटी में क्यों, इसके लिए स्पेशल कमेटी क्यों बनाते हैं? वैसे ये रिकमेंडेशंस और तजवीज़ क्या तैयार की हुई है आप लोगों ने? रिप्रेजेंटेशन है, कोई दो चार ऐसी तजवीज़ जो इंतखाबी अमल को साफ और शफाफ बना सकती हैं, जो बेहतर इस्लाहात के तौर पर आप सामने आ सकती हैं, जरा उसमें से अगर 1-2 तजवीज़ आप शेयर करना चाहें काइंडली। देखिए बात यह है कि मैं अगेन वो चौधरी साहब वाली बात करूंगा, चौधरी मंजूर साहब वाली नीयत हो तो इस वक्त मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं इलेक्शन उन्होंने भी बहुत लड़े हैं, यूसुफ साहब ने बहुत लड़े हैं, यूसुफ जही साहब ने। लेकिन मसला ये है कि मैंने तो 85 से इलेक्शन लड़े हैं, लोकल बॉडीज के बेशुमार इलेक्शन मैंने करवाए हैं, मतलब अपनी सुपरविजन में तजर्बा हमें जितना है ये पोलिंगों का, जितना ये सारा चीज सिलसिला है। मैं इलेक्शन कमीशन के पास इतने इख्तियारात हैं, लेकिन पीछे जो चीजें मुहरकात है उनको किस तरह हैंडल किया जाए, उसको तो ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन से किया जा सकता है। अभी भी अगर नीयत हो तो सब कुछ ठीक है, अगर नीयत ना हो तो कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि जो इनके इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात है, हाँ डिलिमिटेशन में धांधली हुई, कहाँ बनी है डिलिमिटेशन इस साल की? बाब साहब जरा चेक तो करें, कहाँ नक्शे जाते थे, कहाँ बैठ के लाइनें लगाई जाती थी, कहाँ बैठ के इनसे पूछा जाता था पीटीआई के कैंडिडेट से कि कौन सा आपने डालना है, कौन सा निकालना है। गांव उधर से उधर कर दिए सारे, वो मतलब लॉजिकली नहीं बनते यार, रियलिस्टिक हैं। लेकिन जो उनसे तो ये पूछा गया प्रिजाइडिंग अफसर कौन से लगाने हैं। ये छोड़े इन बातों को, जो जिस तरह 2018 में हुआ है, नीयत हमारी नहीं है। हम तो एक ही बात कहते हैं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, क्योंकि हमें तो पता है कि इनकी जमानतें जब्त हो जानी है और अल्लाह के फजल से। लेकिन साहब 2018 से पिछले 10 साल जो गुजरे, 2008 से 2018 तक, चौधरी साहब 2008 में आप लोगों ने हुकूमत बनाई, इस्टेब्लिशमेंट के रोल को आप उन 5 सालों में महदूद कर सकते थे, ये कानून साजी कर सकते थे, इस्लाहात आप ला सकते थे। 2013 में मियां साहब ने हुकूमत बनाई, आप लोगों ने उसको आरओ का इलेक्शन करार दिया, 5 साल ये हुकूमत करते रहे, उस दौर में भी ये उस रोल को महदूद नहीं कर सके जो आप आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालबा कर रहे हैं। अपने अपने अदवार में क्यों नाकामी हुई आपको इस कानून साजी में? तो देखिए, एक तो मैं शौकत यूसुफ जही साहब से अर्ज करनी है, हम तो केसेस से नहीं डरते, आपने जितने बनाने हैं बना लें, ना हम किसी से भीख मांगते हैं। शौकत यूसुफ जही साहब, हमने समरी मिलिट्री कोर्ट्स भुगती हुई हैं, कोड़े खाए हुए हैं, फांसियां झीली हुई हैं, इन्हीं अदालतों से कत्ल हुए हैं, हमारी जेलों के अंदर जुबानें कटी हैं, हमने तशद्दुद सहाया जेलों के अंदर, शाइकिलों के अंदर। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने मर्जी बनाने हैं बना लें। आज आपकी बारी है, कल को आज हमारी बारी, कल को आपकी भी आनी है। यही हम यहाँ नवाज शरीफ साहब से कहा करते थे। उन्हें जब कोई बंदा इक़्तिदार में होता है तब समझ नहीं आती। ज्यादा आपके खिलाफ ज्यादा केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बनाए या फिर नून लीग की हुकूमत ने बनाए? सभी ने मिलजुल कर बनाए, नून लीग ने भी बनाए, कुछ दूसरे लोगों ने भी बनाए, अब ये भी बना रहे हैं, ये भी अपना शौक पूरा कर लें। दूसरी बात यह है कि देखें, हमने बहुत सारी बड़ी रिफॉर्म्स की। 18वीं तरमीम 101 या 102 आइन के अंदर तरामीम हुई, हमारे पास तो 125 लोग थे, कैसे हो गई 125? 272 तो सादा हुकूमत बनाने के लिए चाहिए, लेकिन वो आईनी तरमीम थी। NFC अवार्ड हुआ और बहुत सारे ऐसे काम हुए, KPK का नाम उसमें आया, गिलगित बल्तिस्तान को एक ऑर्डर दिया गया, बलूचिस्तान आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान हुआ, इतने काम हुए हैं। और बिल्कुल क्योंकि हम सारी पार्टियों को इज्जत देकर उनको नेगोशिएटिंग सेटलमेंट में लेकर आते थे। हम बहुत सारे, राना तनवीर साहब उस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, ये बता सकते हैं कि किस किस्म का माहौल था। आज हम इनसे बार बार ये कह रहे हैं
कि आप ये माहौल ही नहीं पैदा कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे केसेस वापस लें और बना ले जितने बनाने, अब तो आपके अपने बनने वाले हैं, आटा के, चीनी के, घी के, यहाँ पे जो दवाइयों के स्कैंडल्स और कोई खैर से पेट्रोल का ले लें, कोई खैर से स्कैंडल 100 अरब से कम का नहीं है। और केपीके की तो लाइनें लगी हुई हैं, दर्जनों केसेस है जो इस वक्त इंक्वायरी स्टेज पे ही है, किसी को ना पूछा जा रहा है ना बुलाया जा रहा है। इधर किसी को उठाकर अब खुर्शीद शाह साहब का देखें जरा, जेल में वो गिरफ्तार पड़े, कितनी देर होगी, 21 महीने हो गए, 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में है। आज फिर डेट थी, आज फिर वो डेट डीलिस्ट हो गया केस। तो कितनी बार आप लोगों को ये रखेंगे, कितनी देर तक रखेंगे, इसका नहीं इशू है। सवाल ये है कि फिर वही है कि हम तैयार हैं। मसलन आपने पूछा रिफॉर्म्स, राना तनवीर, मैं कहता हूं कि आप छोड़ें, बाकी एक जो इमीडिएट रिफॉर्म हम कर सकते हैं वो है बायोमेट्रिक करने वाली। ईवीएम पे तो चलो झगड़ा है, आप ये हुकूमत पहले वो काम करेगी जिस पे डिस्प्यूट होगा, ताकि लोगों को दिखाना है, डिस्प्यूट दिखाना है, मसला हल नहीं करना इन्होंने तो डिस्प्यूट खड़ा करना है ताकि असल मसाइल से तवज्जो हटे। असल मसले इस मुल्क की महंगाई है, बेरोजगारी है, इस मुल्क के अंदर वैक्सीन नहीं खरीदी गई, हमारे पास यूरोपियन यूनियन वो करारदादें पास कर रही है, यूएन के अंदर हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारे खिलाफ एक के बाद दूसरा आ रहा है, ये असल इश्यूज। लेकिन ये डिस्प्यूट खड़े करेंगे। हाँ, अगर आप बायोमेट्रिक कर लें तो आप आधे से ज्यादा इलेक्शन ठीक कर लेंगे। सही। और मैं आपको एक बात पे कह रहा हूं, क्यों हुकूमत नहीं करना चाहती, इस पर भी हुकूमत का जवाब लेते हैं। और फिर ये इंतखाबी आगाज कर दिया है, लेकिन एहतसाब के निज़ाम में भी इस्लाहात की बड़ी शदीद ज़रूरत है, क्योंकि अपोजिशन मुस्तकिल बुनियादों पर यह दावा करती है और ये मुतालबा करती है कि केसेस सिर्फ हमारे खिलाफ बन रहे हैं और मुस्तकिल बुनियादों पर बन रहे हैं। ऐसा क्यों है और इस एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात क्यों नहीं लाई जा रही, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स लाने की बात कर रही है, ये कह रही है कि हम इलेक्शन के निज़ाम को साफ और शफाफ बनाना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से तजावीज़ सामने आ रही है कि वो छोटी छोटी रिफॉर्म्स जो फौरी तौर पर की जा सकती हैं और जिनका एक मौसर रिजल्ट भी फौरन सामने आ सकता है, पहले उस पर तो बात कर ली जाए। बायोमेट्रिक जैसी छोटी छोटी चीज़ें तो कर ली जाए, उसके बाद फिर बड़े इंतखाबी रिफॉर्म्स की बात की जाए। तो शौकत साहब, ये बायोमेट्रिक ये फौरी रिफॉर्म आप कर सकते हैं, इसका नतीजा और रिजल्ट भी सब सामने आ सकता है फौरी तौर पर। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर काम को आगे बढ़ाएं, एकदम से आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम राइज करने की बात कर रहे हैं, उसका ऑर्डिनेंस भी आपने काबीना से पास करवा लिया है, अपोजिशन को भी फिर एतमाद में नहीं लिया है, इनको साथ लेकर चलना भी तो जरूरी है किसी इंतखाबी इस्लाहात के लिए। देखिए, ये जो बात हो रही है ना कि अपोजिशन को साथ लेकर चला जाए, अपोजिशन को तो दावत दी गई है। आपको पहले भी पता है कि जब पहले दावत दी गई तो ये 23 तरामीम लेकर आ गए और उसमें सबसे ज़्यादा वही केसों का इशू था कि जैसे नैब को दफन किया जाए, हमें खुली छुट्टी दी जाए। इस तरह तो नहीं होता है ना। आप देखिए, ये शराइत ना रखें कि हमारी ये बात मानी जाए तो हम ये कहें। ये पाकिस्तान का मामला है, ये कोई पीटीआई का या किसी एक पार्टी का नहीं है। हमने एतमाद दिलाना है लोगों को, क्योंकि लोग वोट डालने आते हैं। लोगों का एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। आप देखें ना, हर दिन आप उसकी शरह देखें, वोटिंग डालने की शरह वो कितनी कम होती जा रही है। ये क्यों कम हो रही है? लोगों का एतमाद उठ रहा है कि जी हम वोट दे देते हैं, रिजल्ट कुछ और हो जाता है, और ये जो चीज़ बाद में फिर रोना धोना होता है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी होती है। ये चीज़ जो है ना, इसको ख़त्म करने के लिए बहुत लाजमी है। देखें, अक्सरियत इनके पास, देखें 5 साल पीपल्स पार्टी ने गुजारे, 5 साल नून लीग ने गुजारे। ये अगर करना जी शौकत साहब को मजा जी शौकत साहब, आपको आवाज आ रही है? पहले शौकत साहब की आवाज गालबन सही नहीं आ पा रही, तो अब अपनी ज़ाहिर तजावीज़ लेकर तो आप आएंगे, लेकिन अब ये हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन से जब भी कोई केस इलेक्शन कमीशन में जाता है, डस्का वाला भी आपके हक में फैसला आया, अभी भी आपके हक में फैसला आया। अब ये कराची की जो सीट है, इस पर दोबारा गिनती होगी। इस दोबारा गिनती के बाद भी अगर ज़ाहिर आप हार जाते हैं तो फिर तो इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर धांधली का नहीं लगाएंगे। ये रिवायत भी तो खत्म होनी चाहिए कि हारने वाला फौरन जीतने वाली पार्टी पर इल्ज़ाम लगा देता है। रात 4 बजे नतीजा आया, लेकिन 9 बजे आपके रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जीत का ऐलान कर दिया था। ये रिवायत और रीत कब खत्म होगी हमारे सियासतदानों की? नहीं, बात आपकी दुरुस्त है, और वैसे तो हम रिकाउंटिंग के लिए गए हैं, रिकाउंटिंग हो जाती है, जो भी रिजल्ट आता है उस पर क्यों नहीं मानेंगे, हम मानेंगे।
लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि क्यों लोगों को होता है कि जो वोट डाले गए हैं उसका जो माहौल था उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए कि वहाँ पे पता चल जाता है कि एक माहौल होता है इलेक्शन और स्पेशली पोलिंग डे पे कि किस पार्टी का जो पलड़ा भरा है। और इस वक्त तो बड़े सर्वे हो जाते हैं, बहुत सर्वे भी आ रहे हैं और मुख्तलिफ क्रेडिबल अदारे हैं जो सर्वे भी करते हैं। तो वो आपने देखा कि जो 249 एनए का इलेक्शन था उसमें बिल्कुल PMLN जो थी बहुत आगे थी और कोई मुकाबला नहीं था। और एक ऐसी सीट जो पीपल्स पार्टी ने बहुत इलेक्शनों में जीती नहीं है या वो चौथे या पांचवें नंबर पे आते रहे। लेकिन आजम वोट तो बड़े खुफिया तरीके से डलता है, तो उस जब एक बंदा अपना वोट खुफिया तौर पर डाल रहा है तो उस ट्रेंड का अंदाजा कैसे हो सकता है कि किसी जमात का पलड़ा भारी है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, वो माहौल पता चल जाता है, चौधरी साहब को पता है कि पता चल जाता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये बात की है चौधरी साहब ने कि वहाँ पे स्मूथ इलेक्शन हुआ, वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हुई, ये बातें इनकी दुरुस्त है। लेकिन एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि जो डस्के वाला इलेक्शन था उसमें मैं कहता हूँ ये बड़े ना तजर्बाकार PTI ने वहाँ पे जिस तरह किया दोस्तांजलि वो अनाड़ी लोग करते तो बंदे अगवा कर लिए, उठा के ले गए। तो ये पीपल्स पार्टी बड़ी चौधरी साहब की जमात ने खिलाड़ी के तौर पर काम किया है, खिलाड़ियों वाला काम किया कि आपको कोई शवाहिद ही नहीं मिल रहा कि किया गया। मेरी बात सुन लेना, ये 70 से लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर इलेक्शन इन्होंने लड़ा है, तो ये बड़े ट्रेंड है और ऐसी स्मूथ इन्होंने कैंची चलाई है कि मैं अब मुझे पता है राना साहब ये ट्रेन है, जब तो इन्होंने वहां का लोकल कैंडिडेट खड़ा किया था मिफ्ता इस्माइल साहब का उस बल्दिया के इलाके से जो बड़ा मजाफाती सा इलाका है। ये तो कोई बात नहीं कि बल्दिया अरबाब साहब कोई काउंसलर तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा था ना, नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा था। वो तो लोग एक सूबे से दूसरे सूबे। राना साहब उसके लिए लोगों से रिलेट करना भी तो जरूरी है ना। अब मिफ्ता साहब इतने बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट सेक्टर के आदमी, वो कैसे रिलेट करेंगे इस तरह के इलाके में जाके? कराची में इलेक्शन लड़ सकते हैं, बिलावल साहब पंजाब में या KPK में या किसी जगह लड़ सकते हैं, इमरान खान साहब सारे सूबों में लड़ सकता है, तो वहाँ पे वो क्यों नहीं लड़ सकते? कराची के रहने वाले हैं, बड़े एक जानी पहचानी शख्सियत है। मतलब पार्टी लीडर का तो अपना एक करिश्मा होता है, एक उसका वोट बैंक होता है, उसकी बात तो अलग होती है। मिफ्ता साहब जाहिर है पार्टी के टॉप लीडर तो नहीं है। वोट बैंक अगर शहबाज साहब उस वक्त 500 से हारे थे और आपको पता है ना अरबाज साहब के शहबाज साहब 2018 के इलेक्शन में 500 से हारे थे, 723 वोट, 716 वोट से। और PMLN का वोट बैंक तो है। अगर शहबाज साहब यहाँ से जाके लड़ सकते हैं तो मिफ्ता क्यों नहीं वहाँ पे लड़ सकता? और वो उसको जीतना चाहिए था। और जो मरूजी हालात है वहाँ पे सही, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे गड़बड़ हुई। अभी रिकाउंटिंग हो रही है, अब इस पे क्या इशू पे बात करनी है? सही बिल्कुल, लेकिन वो कैंडिडेट कितनी अहमियत रखता है ज़ाहिर है इस पर तो बात होनी चाहिए। चौधरी मंसूर साहब, कितना इंपॉर्टेंट होता है किस इलाके में उस अपने हल्के के बंदे का इलेक्शन में खड़ा होना? क्या इससे फर्क पड़ता है, या फिर आप किसी दूसरे इलाके के बंदे को लाकर और किसी बड़े बिजनेसमैन को लाकर इलेक्शन लड़वा दें तो वहां का एक गरीब वोटर उसको वोट देगा? अच्छा, एक तो मुझे राना तनवीर साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि ये कहेंगे कि इन्होंने बड़ी कैंची चलाई है, बड़े माहिर हैं। चलो शायद खान अब्बासी कहें, जुबैर उमर कहें, वो जो हॉकिश एलिमेंट है इनका वो कहें तो और बात है। मैं ये जरा बता दूं, हमने 2002 में यहाँ से कोई 22-23 हजार वोट लिया था इसी सीट से बल्दिया वाली, उस वक्त 240 होता था। फिर हमने 2008 में नाज बलोच के वालिद अब्दुल्ला बलोच लड़े थे, यहाँ से 184 होता था ना पार्टी में। चौधरी साहब उस वक्त 184 नहीं 240। सो फिर ये 61,000 वोट लिए थे इसी सीट से। फिर 2013 में 19,000 से ज्यादा वोट लिए थे। 2018 में हमारा वोट कम था, हम मानते हैं। अब सवाल ये है कि कौन बंदा था जो फैसल वाडा के खिलाफ ट्रिब्यूनल पे गया, इलेक्शन कमीशन गया, सिंध हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, एक ही बंदा था जिसका नाम अब्दुल कादिर मंदोखेल है। सही। इसका मतलब ये है कि क्या ये नून लीग 500-700 वोट से गई थी, हारी थी, किसी ट्रिब्यूनल में जाकर पिटीशन की? नहीं की। जो बंदा लड़ता रहा है, जिसको पता था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, वो या इनके खिलाफ अदालत में लड़ता था या वापस अपने हल्के में आता था। अगर एक को मिडिल क्लासिया जीत ही गया है अब्दुल कादिर मंदोखेल, तो इस मुल्क के सारे जितने सेठ हैं, सारे अमीर लोग और सारी पार्टियों के अमीर लोग उसके पीछे पड़ गए। यार ये क्या बात हुई? कोई जीत सकता है यार, कोई मिडिल क्लास का बंदा भी, वैसे तो अब नहीं रह गया, लेकिन जीत सकता है।
उसने इलेक्शन जीत कर दिखाया। सारी पार्टियों के लोग, नून से, पीटीआई से, पीएसपी थे, एमक्यूएम से, सारी लोग पीपल्स पार्टी में दाखिल हो गए। अगर कोविड ना होती, हम जलसे करते, हम दिखा देते कि हमारी ताकत क्या है। अब इसको मानने की बजाय, और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने उसी वक्त ही मतलब अजीबो गरीब ट्वीट्स करने शुरू कर दिए, जो कि मेरा नहीं ख्याल के वो खुद ही उन्होंने लाड़काना में कहा था कि अगर हमारा इख्तलाफ भी होगा तो एहतराम से करेंगे। अब वो सारा एहतराम का दामन छोड़ रही हैं। तो मेरा ख्याल है बजाय इसके कि हमने मान लिया ना, हमने कहा हम नहीं जानते, इसके खिलाफ जा सकते थे ना, हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट जा सकते थे, किसी और जगह जा सकते थे, हम नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं या कोई छोटी मोटी गलतियां हुई होंगी, वो हो सकती हैं, लेकिन आपके धांधली का मतलब मुनज्जम धांधली हुई है किसी जगह। बता दे राणा साहब इतने इलेक्शन लड़े, कहां पे हुई है? मैं कह रहा हूं कि कोई पोलिंग स्टेशन के कोई बता दे। सारा दिन शिकायत की है तो पीपल्स पार्टी ने की, आपने तो सारा दिन एक शिकायत नहीं की। और सर्वे की बात कर रहे हैं, सर्वे सारा गलत हो गया। आपको दो को पीटीआई ने आगे रखा था, एक को नून लीग ने, गैलप वाले ने नून लीग, बाकी 2 पीटीआई में आगे। पीटीआई किधर गई? 5वें नंबर पे गई। पीटीआई के वोट तो हम नहीं खा गए, जरा देखे ना। तीसरे नंबर पे एमक्यूएम थी, वो किधर चली गई? तीसरे पे टीएलपी आ गई, उसको आपने छठे पे रखा हुआ था सर्वेस ने। तो सर्वेस तो सारा ही गलत हो गया। कौन से सर्वे की बात कर रहे हैं? और फिर आप समझते हैं कि आप पैसे उधर से आकर टाफियां बांट के, पैसे बांट के इलेक्शन जीत लेंगे? ऐसे नहीं होता। हाँ, पीटीआई का कैंडिडेट और टीएलपी के कैंडिडेट, ये हल्के के कैंडिडेट थे, और ये हल्का ज्यादातर मजदूरों का हल्का है, जिसपे कभी ख्वाजा सुहेल अमीर आदमी, कभी एजाज शफी अमीर आदमी, कभी मियां शहबाज शरीफ अमीर आदमी, कभी फैसल वाडा अमीर आदमी। क्या यार, ये आम लोगों का हल्का है, गरीबों का हल्का है। तो उस पर आम आदमी अगर जीत गया तो सारे इकट्ठे होकर उसके गले पड़। लेकिन जहां भी ये ज़िमनी इलेक्शन होता है, शौकत यूसुफजई साहब, आपकी जमात को ही हारना पड़ता है, आपकी जमात को ही मार पड़ रही है। अब ये कल खुशाब में भी पीपी 84 का इलेक्शन होने वाला है, वहां भी अब सारे सर्वेज ये बता रहे हैं कि नून लीग वहां पर इस वक्त फेवरेट है और उन्हीं की वो सीट भी है। ये ज़िमनी इलेक्शन में क्यों आपकी जमात नहीं जीत पा रही? क्यों इस मुल्क की आवाम हर हल्के में, हर सूबे में आपकी आवाम को, आपकी पार्टी को रिजेक्ट कर रही है? देखिए, ये तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो शुरू में इन्होंने बात की कि हम अनाड़ी हैं इलेक्शन के मामलात में, और ये जो तजुर्बाकार है ना, यही फ़ायदा उठा रहे हैं इस निज़ाम से। तो इसलिए तो हम ज़्यादा सीरियस हैं कि हम ऐसा निज़ाम लाएं कि वहाँ अनाड़ी भी जो है ना, वो भी नुकसान में ना रहे। तो ये जो इलेक्शन अभी तक जो लड़ते रहे हैं, नहीं शौकत साहब, सवाल तो ये कि ज़िमनी इलेक्शन में आपको वोट क्यों नहीं पड़ रहा? ये 2.5 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम आपके हक में वोट क्यों नहीं डाल रही? हमेशा अपोजिशन जमातें क्यों जीत पा रही हैं ये ज़िमनी इलेक्शन, चाहे वो कराची में हो, वो किसी और शहर में हो? खुद आप अपनी नौशहरा की नशिस्त हार। देखिए, ये तो हालात पे डिपेंड करता है ना। देखिए, कराची के आपकी पता है, और ये जो आपस में अभी ये लगा इल्जाम लगा रहे तो पार्टी कह रही कि ये इन्होंने ये किया है, टाफियां क्या है, जरा बताए तो सही ना कि दूध की टाफियां क्या थी। सही, ठीक है शौकत साहब, आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही, आपको रिकनेक्ट करते हैं। तो राना साहब, अब ये पीटीआई पर आप लोग धांधली का इल्ज़ाम लगाते थे, सिंध में इलेक्शन हारे तो पीपल्स पार्टी पर भी धांधली का इल्ज़ाम, ये अब एक रिवायत बन गई है कि जो जमात हारेगी वो जीतने वाले पर ये धांधली का इल्ज़ाम लगाएगी। कब अपनी हार को तस्लीम किया जाएगा और कब दूसरे की जीत को इज्जत की निगाह से देखा जाएगा? राना साहब, नहीं, ऐसी नहीं कोई बात। देखे, कोई बात होती है तो फिर ही बात होती है, वरना कौन बात करता है। ये जो डस्का में हुआ वो आपके सामने है, और ये सारी चीजें बिल्कुल विजिबल होती हैं। और जो कराची में हुआ, पहले भी सिंध में इन्होंने बड़े इलेक्शन जीते हैं, किसी ने कोई बात ही नहीं की। पिछले ज़िमनी इलेक्शनों में इन्होंने जीते हैं सारे पीपल्स पार्टी ने। तो ये कराची जो 249 है, उसमें पीपल्स पार्टी का इस तरह इलेक्शन जीतना, वही फिर बात आ जाती है कि मंजूर साहब कहते हैं मैं तो वाकई ये ऐसी कभी बात नहीं की, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे हुआ तो है ना, जो जिस तरह रिजल्ट आया है। ठीक है, चलें। नून लीग को लगता है कि कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ, और शवाहिद भी कहीं किसी चीज़ के मिल नहीं पा रहे। बहरहाल अब देखते हैं रिकाउंट में क्या नतीजा सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, राना तनवीर साहब, चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक बाद जब वापस आएंगे एक और बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी है इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और एक और अहम तरीन और नाजुक मसला है जिस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि कौमी असम्बली जहां अहम मसाइल पर बात होनी चाहिए वहां आमतौर पर ऐसे मसाइल पर बात नहीं की जाती और सिर्फ सियासत में खेला जा रहा होता है। गुज़िश्ता हफ्ते यूरोपीय पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हवाले से एक करारदाद पेश की गई जिसके हक में 681 और मुखालफत में सिर्फ 6 वोट डाले गए थे। अब यह करारदाद थी क्या, जरा इस पर एक नजर डालते हैं। करारदाद में यूरोपीय कमीशन से यह मुतालबा किया गया कि वो पाकिस्तान को GSP+ के तहत दी गई तिजारती रियायतों पर फौरी तौर पर नजरसानी करे। करारदाद में पाकिस्तान की हुकूमत पर यह जोर दिया गया कि वो तौहीन रिसालत के कानून की दफा 295C और B को खत्म करे और साथ ही यह भी मुतालबा किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी 1997 के कानून में तरमीम करे ताकि तौहीन रिसालत के मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ना की जाए और तौहीन रिसालत के मुकदमात में मुल्जिमान को जमानतें मिल सकें। आज वजीर आजम इमरान खान ने यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद पर खुलकर अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। 2 टोक अल्फाज में बता दिया है कि GSP+ पर यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, लेकिन ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून पर कोई समझौता नहीं होगा। अब यहां सवाल ही पैदा होता है कि यूरोप तौहीन रिसालत को रोकने के बजाय ऐसे नाजेबा इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वो पाकिस्तान के कवानीन तब्दील करने का मुतालबा कर रहा है। अब ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तान पर जोर डाला जाता है या तिजारती तौर पर अगर पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां आयद की जाती हैं तो फिर पाकिस्तान को आगे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। इसी में मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो मुफ्ती साहब, पाकिस्तान तो अभी अमली तौर पर कोई कदम उठा भी नहीं सका था, एहतजाज वगैरह हुए, उसके बाद ज़ाहिर दोनों फरीकों की हुकूमत की और उन लोग की आपस में डील हो गई TLP की, लेकिन यहाँ तो करारदाद मंजूर भी हो गई। यूरोपीय पार्लियामेंट से मुतालबा भी कर दिया गया कि अब इस तरह पाकिस्तान को जो रियायतें दी जा रही हैं इनको ख़त्म करना है। तो ये तो आगे पाकिस्तान मुश्किलात में कुछ घिरता हुआ महसूस हो रहा है मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखिए, बात यह है कि यूरोपीय यूनियन की जो करारदाद है वो इंतहाई जानिबदाराना और मुतासिबाना है और उसके मुतासिबाना होने की बात हमने नहीं की है, बल्कि स्वीडन के वजीर आजम ने बाकायदा ये बात कही कि इस करारदाद का जो मुआविन स्पॉन्सर है वो नाजी नस्ल परस्ताना अलमबरदार है, न्यू फास्ट पार्टी का बाकायदा वो मेंबर है और यही इस करारदाद का मुआविन और स्पॉन्सर है। मुतासिबाना हम इसको इस बुनियाद पर कह रहे हैं, दुनिया भर की उम्मत मुस्लिमा से तासुब की बुनियाद पर यह करारदाद पेश की गई। इसके अलावा जो बात प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश की जाती है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात है, पाकिस्तान में इस बात पर हम कसम खा सकते हैं, पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक समाज प्लस माशरे की अमली तसव्वुरात और मज़ाहिरों के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियतें मुकम्मल तौर पर महफूज है, उनको बुनियादी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और एक दावा है हमारा बड़े शरह सदर के साथ ये दावा है, दुनिया के किसी मुल्क में अक़लियतें इतनी महफूज नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर महफूज है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, हक़ाइक़ और आदाद शुमार के साथ हम हर फोरम पर इस मौजू पर मुदल्लल बात कर सकते हैं। और मैं आपको सच ये कहता हूं, ये बात याद रखिए, हमारी लॉबिंग के अंदर कमी है। दर्द दिल के साथ, जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ मजबूत लॉबिंग की हमें जरूरत है ताकि पाकिस्तान इस प्रेशर से निकल आए। साथ ही साथ ये बात ध्यान में रखिए, कहा यह जा रहा है कि GS+ को हम खत्म कर देंगे, रियायतें खत्म कर देंगे, तिजारती कंसेशन और रियायतें खत्म हो जाएंगी, 295C को खत्म किया जाए। खलवाड़ है ये तो मुसलमानों के साथ, ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, ये तो किसी के मजहब और दीन के अंदर मुदाखलत है। हम तो नहीं कहते बरतानिया की मलका के स्टेटस को खत्म किया जाए, दुनिया भर के मुख्तलिफ किस्म की शख्सियात का जो स्टेटस है उसको खत्म किया जाए। हमारे आईनी कानूनी तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का मसला तयशुदा है, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। साथ ही एक बात ज़हन के अंदर रखें, ये कहना कि 1997 के कानून के अंदर भी तरमीम की जाए ताकि इंसदाद दहशत गर्दी के जुमरे में इसको ना लाया जाए और तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत वाले मुजरिम को दहशत गर्दी के तौर पर ट्रीट ना किया जाए। हमारा दावा यह है कि रूए जमीन पर तौहीन रिसालत से बड़ी दहशत गर्दी कोई नहीं है। क्या फ्रांस के अंदर जो दहशत गर्दी जो सदर ने की है उसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिमा के दिल जख्मी नहीं हुए, उनके जज्बात मजरू नहीं हुए, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नजर आता है। 1.5 अरब मुसलमानों के दिलों के को छलनी कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, ये नजर नहीं आता। ये जज्बातियात की बात नहीं, हकायक की बात है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रेशर के अंदर हमें नहीं आना चाहिए।
दुनिया में बहुत बड़ी है, अर्जुल्लाहि वासिआ, चाइना की मार्केट है और बहुत सारी मार्केट है, हमें उसकी तरफ भी जाना चाहिए, लॉबिंग भी करनी चाहिए, इनको ये बात समझानी चाहिए। और प्लस में ये कहना चाहता हूं वजीर आजम साहब का आज का ये बयान बड़ा हौसला अफजा और काबिल तासीन खुश आइंद है कि उन्होंने कह दिया है कि हम तौहीन रिसालत के कानून में तरमीम और तब्दीली नहीं लाएंगे। जरूरत इस बात की है कि तमाम मुस्लिम ममालिक के वज़राए आज़म और अपने हम मनसब जितने अपराध हैं उनको कायल किया जाए, उनको मायल किया जाए, उनको इस पर लाया जाए, नामूस रिसालत के मसले को मुश्तरका और मुत्तहिद और मुत्तफिका मसला बनाया जाए। और मुफ्ती साहब वज़ीर आज़म चाहते भी ये कि तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को जमा करके फिर एक मुत्तफिका तौर पर मौक़िफ़ यूरोपीय ममालिक के खुसूसन फ्रांस के सामने रखा जाए, लेकिन अब ऐसे हालात में जब ये करारदाद भी मंजूर हो गई तो लगता नहीं है कि यूरोपीय ममालिक इस बात को समझने के मूड में है, फैसला कर चुके हैं कि उन्हें शायद मानना नहीं है, सुनना नहीं है, समझना नहीं है। फिर ऐसे हालात में क्या करना चाहिए अगर सामने वाला फरीक मानने पर राजी ही ना हो तो? नहीं हो सकता है, मैं अर्ज करता हूं अरब ममालिक को, इसी तरह मलेशिया को, इंडोनेशिया को, तमाम मुस्लिम ममालिक को, तुर्की को, सऊदी अरब को, इन ममालिक को अगर ऑन बोर्ड किया जाए, उनसे बाकायदा बातचीत की जाए और फिर ये सब मुसलमान हैं, मुहम्मदी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, कम से कम ये चंगारी तो हर मुसलमान के दिल के अंदर मौजूद है कि इस तरह का उनका ये मुतालबा कितना गैर जानिबदाराना है। अच्छा, कहा क्या जाता है डेमोक्रेसी, जमहूरियत, 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात कोई जमहूरियत नहीं है? क्या ये जमहूर नहीं है? क्या ये सारे के सारे इंसान नहीं है? क्या इनके जज्बात नहीं होते? क्या इनके एहसासात नहीं होते? क्या इनकी कल्बी तमन्नाएं और आरजुएं नहीं होती? क्या इनकी वफा और वाबस्तगी किसी के साथ नहीं होती? चंद टक्के पैसों की रियायती, तिजारती और मादी हम रियायतों की बुनियाद पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के कानून को तब्दील कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेशर आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद भी पाकिस्तान के साथ ऐसे तमाम मौके पर होती है। लिहाजा हमें बाकायदा इन तमाम मुस्लिम ममालिक को, इनके सुदूर वज़राए आज़म, तुर्की, सऊदिया, मुस्लिम ममालिक, जकार्ता, इंडोनेशिया, मलेशिया को ऑन बोर्ड करना चाहिए, मुस्लिम ममालिक के सुफरा को लेना चाहिए। और जब हम इस तरह सरबराही कॉन्फ्रेंस OIC की सतह पर तमाम मुस्लिम ममालिक के तमाम लोगों को ऑन बोर्ड करेंगे, पाकिस्तान इस प्रेशर से निकल आएगा। और मैं पहले को कह चुका हूं, ये सिर्फ सियासी मकासद के लिए दबाव और प्रेशर डालने की नाकाम साजिश है। अल्लाह की भी मदद होगी, हमें भी अपने तौर पर इस तरह की मजबूत लॉबिंग करनी चाहिए। तो मुफ्ती साहब, जाहिर जिस तरह यहूदियों ने हॉलोकॉस्ट के खिलाफ बात करने को काबिल सजा जुर्म बनाया हुआ है, इसी तरह हमें इस कानून को मजीद मजबूत करने के लिए और सजाओं का और बेहतर इत्लाक करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाने की फिर जरूरत है हुकूमती सतह पर? बिल्कुल अहम बात है। आज वो हमें कहते हैं कि तुम कानून पे नजरसानी करो, हम उनसे कहते हैं कि तुम अपने कवानीन पर गौर फिक्र करो। तुम्हें जरूरत है कि तुम अपने कवानीन के अंदर तब्दीली करो। और देखिए, मैं पहले कह चुका हूं, खुदा की कसम तौहीन रिसालत के मसले पर हमारा मौकफ इंतहाई मुदल्लल है, मुनसिफाना है और इंतहाई इंसाफ पर मबनी है। हम तो कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन से शुरू कर लो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन से शुरू कर लो कि इनकी तौहीन भी दहशत गर्दी होगी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इन तमाम पैगंबरों की जो तौहीन है, लिखो, कानून के अंदर लिखो कि ये नाकाबिल बर्दाश्त है, आलमी दहशत गर्दी है, नुक्से अमन का खतरा होता है। अरे एक टाउन होता है, मोहल्ला होता है, बस्ती इलाका होता है, वहां का DC, वहां का SHO, वहां का पुलिस ऑफिसर वो नुक्से अमन की वजह से बहुत सारे इकदाम को बर्दाश्त करता है, तो पूरी दुनिया का अमन जिससे वाबस्ता हो, आग लगने का खतरा हो जिससे, और दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात और कल्बी एहसासात का मामला हो, तो क्या वो जमहूर नहीं है? क्या वो डेमोक्रेसी नहीं है? क्या वो लोगों और इंसानों के ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या वो इंसानों के बुनियादी हुकूक नहीं है? मुफ्ती साहब, कैसी माशी या तिजारती पाबंदियां लगा दी जाएं, इस मामले पर आप समझते हैं ना कि पाकिस्तान को ज़ाहिर है 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना चाहिए और हुकूमत को इसमें बहादुरी के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए, तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह की मदद होगी, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की और मोहम्मद रसूलुल्लाह के खत्म नबूवत, इससे बढ़कर हमारे पास मता है क्या? हमारे पास दौलत है क्या? अरे तिजारती मादी कंसेशन भी कोई चीज होती है, कोई 2 टक्के पैसे भी कोई चीज होती है। इस बुनियाद पर अगर हम खड़े हो जाएं, अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा। और मुझे तो ऐसे तमाम मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है कि आखिरी जमाने में सारे काफिर इस तरीके से जमा होकर मुसलमानों को काट खाने को दौड़ेंगे, जिस तरह दस्तरखान पर बैठकर एक दूसरे को बुलाते, तुम भी आ जाओ खाने के लिए, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। वो हदीस मुझे याद आती है जब मैंने आज यूरोपीय यूनियन के इस तरह के तमाम लोगों को देखा, खड़े होकर वो पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर रहे थे। ऐसे मौके पर मुसलमानों को क्या करना चाहिए? नबवी तालीम, ये इत्तेहाद, यकजहती,
मौत से डर को खत्म करना चाहिए। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत मादी, यही तो नबी ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत से हमें निकल करके आना चाहिए। अल्लाह की जात पर तवक्कुल करेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह माशी एतबार से भी खुदा हमारी मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती ज़ुबैर साहब मौजूद थे और कह रहे थे कि अल्लाह पर तवक्कुल करने, ईमान को और मज़ीद मजबूत करना चाहिए। और वज़ीर आज़म इमरान खान इस करारदाद का आज खुलकर जवाब दे चुके और रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रख चुके कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।